नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। साथियों, कल हमने लास्ट में यूरो इश्यूज के बारे में बात की थी। उसमें लास्ट में हमने आपको FCCB के बारे में बताया था। तो आइए आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज की चर्चा हम लोग करेंगे डीमैट से। डीमैट, ये डीमैट क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है डीमैट? ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से इक्विटी आदि का भौतिक स्वरूप या भौतिक अस्तित्व, जो भी आप कहना चाहें, भौतिक स्वरूप को समाप्त करके उन्हें प्रविष्टि कठिन वर्ड लग रहा होगा आपको, एंट्री, ये तो आपने सुना ही है ना। उन्हें प्रविष्टि या एंट्री के रूप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया से इक्विटी आदि का इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन किया जाता है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा जा सकता है या रखा जाता है। इससे इक्विटी आदि का लेनदेन तेज गति से किया जा सकता है। अब आइए ध्यान देते हैं, इसको समझते हैं। मैटर शब्द होता है, मैटर मीन्स क्या होता है? पदार्थ के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि उसका कुछ द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, और पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक प्लाज्मा है और एक बोस-आइंस्टीन संघनन भी होती है। बोस-आइंस्टीन संघनन, ये जो नाम है इन्हीं 2 वैज्ञानिकों के सम्मान में, एक तो भारतीय वैज्ञानिक हैं सत्येंद्रनाथ बोस जी, और एक सदी के क्रांतिकारी वैज्ञानिक आइंस्टीन सर हैं, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। चलिए फिर कभी बात करेंगे इन सब के बारे में। तो मैटर शब्द से आपका मैट बना है, बात क्लियर हो रही है। और मैट का उल्टा अर्थात डीमैट, और अंग्रेजी का जो नियम कहता है कि अगर डी प्रीफिक्स किसी के आगे लग जाता है तो वो उस अर्थ का उल्टा अर्थ देता है। जैसे मैट जो बना है वो मैटर से बना है अर्थात पदार्थ से, तो उसके आगे डीमैट लग जा रहा है। क्या लग जा रहा है? डीमैट लग जा रहा है। तो यानी पदार्थ का स्वरूप हटा दिया जाए, अर्थात विपदार्थीकरण कर दिया जा रहा है। बात क्लियर हुई? पदार्थ के स्वरूप को हटाया जा रहा है। जो कागज के टुकड़े होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह के, अगर किसी कंपनी के आपके पास ये 50 शेयर हैं, तो ये 50 अलग अलग टुकड़े नहीं होते हैं साथियों। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसमें ये समझ लीजिए कि लिखा रहेगा कि ये आदमी इतने शेयर का मालिक है। अब मान लीजिए कि आप 10 शेयर बेचना चाहते हैं, तो कैसे बेचेंगे आप? क्योंकि प्रमाण पत्र एक ही है, तो काट कर बेचेंगे नहीं, है कि नहीं? कि छोटा सा टुकड़ा कट करके ये बेच दीजिए। इसमें बड़ा बवाल रहता था साथियों, कंपनी को बताना पड़ता था, स्टॉक ब्रोकर जो दलाल रहते हैं मतलब ये भी सब, और वो बताते थे कि हमने ये बेचने का ट्रांजैक्शन किया है। ट्रांजैक्शन तो हो जाता था, परंतु सेटलमेंट की साइकिल वो लंबी हो जाती थी। ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट में अंतर होता है साथियों। देखें, समझे इस बात को। आप एक दुकान पर समोसा खाने जाते हैं, समोसे का रेट पूछते हैं, दुकानदार 10 रुपए बताता है, आप एक समोसा खाते हैं और उसे
20 रुपए का नोट देते हैं, तो वो 10 रुपए आपको लौटा देता है। तो ये हो गया सेटल, मतलब ट्रांजैक्शन भी हुआ और सेटलमेंट भी हो गया तुरंत ही। बात क्लियर हुई? इसमें ये बच्चे सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन ही होता है, सेटलमेंट होता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों होता है। अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपको घर लेना है, कोई घर आपको पसंद आ जाता है, तो डीलर होता है बीच में, रेट पूछते हैं उससे, जो बेचने वाला आदमी है, कि क्या रेट है, और मान लीजिए कि वो रेट 1 करोड़ रुपए बताता है। तो आप कहेंगे कि यार देने वाला रेट बताओ भाई, ऐसे थोड़ी होता है। और आप कह रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 80 लाख रुपए दूंगा, और वो कह रहा है कि मैं 90 लाख से नीचे नहीं लूंगा। ठीक है, वो आपको 90 लाख से नीचे देने में तैयार नहीं। अब डीलर मान लीजिए कि 85 लाख में डील फाइनल करवा देता है। डीलर आपसे कहता है कि इनको 3 लाख रुपए कैश दे दो और 7 लाख रुपए का चेक दे दो, और इसकी रसीद वो बना देता है कि 2 पार्टियों के बीच में डील हुई है, 3 लाख रुपए कैश मिले हैं और 7 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इन गवाहों के समक्ष बातचीत हुई है, अगला पेमेंट फला तारीख को हो जाएगा, अधिकतम 2 महीने में सारा भुगतान हो जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी पीछे हटती है तो उसे 15 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से रसीद बन जाती है, ट्रांजैक्शन भी हो गया, सौदा हो गया, डील फाइनल हो गई। अब मान लीजिए कि फिर अगले दिन कोई नया डीलर उससे मिलता है जिसको मकान बेचना है, और उसे कहता है सर आपको जो मकान बेचना था, तो कहेगा कि उसका तो सौदा हो गया, अभी कल ही हुआ है। डीलर पूछता है कि क्या सारा पेमेंट मिल गया, तो कहेगा कि नहीं मिलेगा। अगला आदमी जो कि आप हैं, आपको बैंक से फाइनेंस कराना पड़ेगा, और उसको भी टाइम चाहिए होगा कि घर खाली करना है, सामान वगैरह की पैकिंग करनी पड़ेगी। तो जिस दिन उसको आप पेमेंट दे देंगे और वो रजिस्ट्री आपके नाम कर देगा, तो सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन और उसके सेटलमेंट में अंतर है साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वेल, कम बैक टू द पॉइंट। मान लीजिए कि शेयर का ट्रांजैक्शन हो गया, कि आपको जो है वो 5 बेचने हैं, और उसको जो लेना है, आपका जो मतलब खरीदार है शेयर का, उसको 5 लेने हैं। तो आप कंपनी को सूचित करेंगे, तो वो आपको नया सर्टिफिकेट बनाकर भेजेगी। तो इतना गैप हो जाता है साथियों, फिजिकली जो है आपको ये सब काम करना पड़ेगा। तो ये सब समस्या थी पहले इसमें। अब क्या है कि सर्टिफिकेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास रिलायंस के जो है वो 50 शेयर पड़े हैं। मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें ये ऐसे लिखा रहेगा, रिलायंस जो आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा उसमें ये लिखा रहेगा ऐसे, रिलायंस के 50 हैं। मैं एक ही मान लेता हूं, मान लीजिए टीसीएस के 20 हैं आपके पास, टाटा कंसल्टेंसी के जो है 10 हैं। इस तरीके से बहुत मान सकते हैं, फिलहाल मैं एक मानता हूं ताकि चीजें आसान रहेंगी, और ये उसमें स्टोर होता है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि एक बायर है आपका और एक सेलर है। एक बायर है और एक सेलर है। सेलर अपने 50 शेयर जो है वो बेचना चाहता है और बायर उसे लेना चाहता है। दोनों सहमत हैं, प्राइस मैच हो गया है। इसमें बोली वगैरह लगती है, वही मैं बता रहा हूं कि प्राइस मैच हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज पर यह ट्रेड होता है। कहां पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज पर। स्टॉक एक्सचेंज, ये NSE या BSE, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये एक सेंट्रल बॉडी मैं फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज पर ये ट्रेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता है साथियों, इसमें क्लियरिंग मेंबर और डिपॉजिटरी, ये अभी जानेंगे डिपॉजिटरी क्या है, ये इन्वॉल्व रहते हैं। मैं आसान भाषा में समझाने के लिए फिलहाल एक कंबाइंड एंटिटी मान लेता हूं कि ये केंद्रीय एजेंसी है जहां ट्रेड होता है। अब खरीदने वाले को क्या चाहिए? जो बायर है, इसको चाहिए एक बचत खाता। इसको क्या चाहिए साथियों? एक बचत खाता चाहिए। इसको मैं मिटा दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। रिलायंस के 50 शेयर हैं आपके पास, एक बायर है एक सेलर है। तो जिसको बेचना है वो सेलर और जो खरीदने वाला है वो बायर होता है। ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE पर। तो जिसको खरीदना है साथियों, उसके पास क्या होना चाहिए? एक बचत खाता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि बायर का जो बचत खाता है वो BOB में है, ठीक है, ये BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो इस खाते से ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता है, इसको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। मान लीजिए कि बायर्स जो है वो 50,000 रुपए से ट्रेड करना चाहता है, तो ये अपने बचत खाते से 50,000 रुपए निकाल कर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा।
क्या करेगा, अपने एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलेगा, इसी डीमैट अकाउंट के साथ ही खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देगा। इतनी बात क्लियर हुई, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया इसने। इसके अलावा इसको क्या चाहिए होगा, एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं। एक क्या चाहिए होगा साथियों, डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए इसको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। और जो भी ये शेयर खरीदेगा, ये जो किससे शेयर खरीद रहा है, इससे, सेलर से, तो ये जो भी शेयर खरीद रहा है वो इसके कहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे, वो इसके सीधा यहां से आके, माफ कीजिएगा, डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ये दोनों अकाउंट जो आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ये दोनों एक ही जगह खुलते हैं, जो कि होता है स्टॉक ब्रोकर। ठीक, आजकल तो तमाम एप्लीकेशन है कि आप घर बैठे खोल सकते हो अपना अकाउंट खुद भी। जैसे जीरोधा है आपका, ग्रो ऐप एक आती है, एक एंजल वन है, अप स्टॉक्स है। तो मैंने बताया कि आपको जो शेयर खरीदेगा वो इसके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट से वो निकल जाएंगे। यहाँ जैसे सेलर का भी तो यही सेम काम होगा, यहाँ बचत खाता होगा, इसका भी बचत खाता होगा इसका, और ये ट्रेडिंग अकाउंट इसका भी है, और ये जो है डीमैट अकाउंट है इसका। तो यहाँ से जो इसके शेयर्स हैं, यहाँ इसके शेयर, सेलर के शेयर्स यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो यहाँ से निकल के ये इसके खाते में चले जाएंगे। अब ये जो इसके खाते से चले जाएंगे, और मान लीजिए कि 50,000 रुपए का मामला था, तो वो इसके इस वाले अकाउंट से कट के इसके अकाउंट में चले जाएंगे, सेलर की, जिसने बेचा है। बात क्लियर हुई। और जो पैसे मिलेंगे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे हैं, यहाँ पे तीर देखें, वो ट्रेडिंग अकाउंट पे ही मिलाई गई है। बात क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। और ये जो सेटलमेंट हो रहा है साथियों, ये T+2 डेज में होता है। T+2 सेटलमेंट कहते हैं इसको। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए कि मंडे को ये सारा मामला शेयर वाला एग्जीक्यूट हुआ, तो ये शेयर वेडनेसडे को एक्चुअल में ट्रांसफर होंगे। सेबी द्वारा हालांकि ये कहा गया है कि अब T+2 के स्थान पर T+1 को लागू किया जाए, T+1 को लागू किया जाए, हालांकि इसे ऑप्शनल ही रखा गया है। तो ये डीमैट है साथियों, इसमें बेसिकली भौतिक स्वरूप को खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक रूप दे दिया जाता है, तो इससे कई सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप कहीं पर भी जो है बैठ के अपना ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं तो राष्ट्र और देश की या ज्योग्राफी की सीमाएं वो समाप्त हो जाती हैं। आप अमेरिका में बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, तो वहां से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे कई सारी समस्याएं ये खत्म हो जाती हैं। सर्टिफिकेट रहने में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि जो शेयर के सर्टिफिकेट आपके घर में पड़े हैं, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, आग लग जाए तो उसमें जल सकता है, चोरी हो जाए और चोर उसको ले जाकर गंगा जी में फेंक दे, पता चले कि लाखों करोड़ों के शेयर गंगा जी में बह गए, चूहा कुतर दे तो भी बेकार हो जाएगा। इन सब समस्याओं से छुटकारा डीमैट आपको दिला देता है। आजकल तो मकान की रजिस्ट्री भी डीमैट फॉर्म में करने की बात चल रही है, ताकि काले धन पर नियंत्रण किया जा सके। एक बार कपिल सिब्बल जी जब मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी डिग्री का भी डीमैट करवाऊंगा। अगर हो जाएगा तो जो लोग फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी पा जाते हैं, फिर उनको फिर दिक्कत आ जाएगी, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, सिर्फ तुम, ओनली यू, सिर्फ तुम, ओनली यू, 1999 में आई थी शायद मेरे ख्याल से। तो ये मूवी अगर आपने देखी है, अरे भाई इसमें एक बहुत फेमस गाना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है ना। तो इसमें संजय कपूर, प्रिया गिल और सुष्मिता सेन, ये तीन मतलब लीड रोल में है। वैसे जैकी श्रॉफ भी ठीक ठाक रोल है उनका। तो एक जमाना था, ये जो गाना था हम भी खूब सुना करते थे। हालांकि ऐसा मतलब कुछ जिस तरीके का सीन इसमें है वैसा मेरा कोई मामला नहीं है दूर दूर तक, बस ये गाना अच्छा लगता था। तो इसमें जो आरती, वो जो हीरोइन प्रिया गिल है उसका नाम आरती था। तो प्रिया गिल के जो सर्टिफिकेट वगैरह थे वो संजय कपूर को मिल जाते हैं। तो उसी में प्रेम पत्र लिखने की वजह से प्यार वार हो जाता है दोनों को, ऐसे ही चलती रहती है मूवी। और ये मूवी जो है कहानी पेन पैल, हम लोगों ने शायद 11th में पढ़ी थी, उसी पर आधारित है। बहरहाल जब डिग्री का डिमेटाइजेशन हो जाएगा तो इस तरीके की फिल्में नहीं बनेंगी, फिर वही है ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो प्राचीन काल की फिल्म है। बात क्लियर हुई।
और एक बात आपको बता दें, कोविड के दौर में यूपी में खूब डीमैट अकाउंट खोले गए थे, सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट यूपी में खोले गए थे। लोगों के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो शेयर मार्केट से कमाया जाए, उसमें भाग्य आजमाया जाए। तो ये हमने आपको बहुत डीप में समझा दिया साथियों। मुझे उम्मीद है आपको डीमैट में कोई परेशानी अब नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिसमें अभी मैंने जिक्र किया कि एक डिपॉजिटरी होती है, तो अब ये डिपॉजिटरी क्या है इसको आइए देख लेते हैं। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी हिंदी में इसे निक्षेप निधि कहते हैं। निक्षेप निधि, निक्षेप निधि। अब ये क्या है आइए इसको देख। जो डीमैट करने वाली संस्थाएं हैं, मैंने बताया ना, क्लियरिंग मेंबर होता है, डिपॉजिटरी होती है। डीमैट करने वाली संस्थाएं, डीमैट करने वाली संस्थाओं, ऐसा लिखिए, डीमैट करने वाली संस्थाओं को डिपॉजिटरी कहते हैं, डिपॉजिटरी कहते हैं। इस पर यूपीएससी कभी भी प्रश्न पूछती है साथियों, पूछ सकती है। एक प्रश्न तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि बैंक वगैरह पर प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है। ये अलग तरीके के बैंक ही हैं जो इक्विटी को जमा करते हैं, वो भी किस फॉर्मेट में, डीमैट फॉर्म में। हमारा आपका जो डीमैट अकाउंट खुलता है तो वो इन्हीं के साथ खुलता है, बात क्लियर हुई, डिपॉजिटरी के साथ। और एक लाइन क्या लिखा मैंने, डीमैट करने वाली संस्थाओं को डिपॉजिटरी कहते हैं। पूरा कर लेते हैं सेंटेंस। वर्तमान में भारत की इक्विटी बाजार में, भारत की इक्विटी बाजार में, इक्विटी बाजार में निम्न दो संस्थाएं, निम्न दो संस्थाएं डिपॉजिटरी का कार्य कर रही हैं, डिपॉजिटरी का कार्य कर रही हैं, डिपॉजिटरी का कार्य कर रही हैं, कर रही हैं। अब ये दोनों कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं इसको साथियों। नंबर एक है आपका NSDL, NSDL फुल फॉर्म है इसका नेशनल सिक्योरिटीज, नेशनल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी लिमिटेड, डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। इसने 1996 से काम करना शुरू किया, 1996 में काम करना शुरू किया, काम करना या काम शुरू किया, फंक्शनल हो गई, काम करना शुरू किया। और इसका जो मेन स्पॉन्सर है साथियों, मेन स्पॉन्सर प्रायोजक, वो कौन है, वो है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अभी हमने जिक्र किया था। ये ज्यादा ख्याति प्राप्त है, ज्यादातर डीमैट अकाउंट इसी के साथ खुलते हैं। हालांकि खाते बैंक और स्टॉक ब्रोकर के साथ खुलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा खाता बैंक के साथ है, लेकिन वो बैंक के साथ नहीं होता, बैंक सिर्फ माध्यम होता है साथियों। खाता इन्हीं के साथ खुलता है। जैसे आपने देखा होगा कि LIC के एजेंट होते हैं, और हम तो पॉलिसी जो है वो LIC की लेते हैं ना, तो वो ऐसे ही है। अब दूसरा देखते हैं, नए पेज पे जाता हूं मैं। दूसरा है आपका CDSL, CDSL इसका पूरा नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, सर्विसेज लिमिटेड, लिमिटेड। ये 1998 से काम करना शुरू किया, ये 1998 में आई या अस्तित्व में आई, काम करना शुरू किया, ऐसे आप लिख लीजिए। और इसका जो स्पॉन्सर और प्रमोटर है, स्पॉन्सर और प्रमोटर, वो कौन है, वो है आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर यूपीएससी ने स्टेटमेंट के तौर पर सवाल पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। आसबा, ASBA फुल फॉर्म है इसका साथियों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सपोर्टेड, सपोर्टेड
सपोर्टेड बाई द ब्लॉक्ड अमाउंट। देखिए इसके बारे में आइए पहले देखते हैं। लिखिए, यह IPO या FPO आदि में आवेदन की एक व्यवस्था है। आदि में आवेदन की एक व्यवस्था है। आवेदन की एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग कंपनी को धन देने के बजाय किसी विशेष बैंक में धन को जमा करा देते हैं। किसी विशेष बैंक में धन को जमा करा देते हैं। बैंक उसी धन को ब्लॉक कर देता है और आवेदन पत्र प्रमाणित कर देता है। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा। प्रमाणित कर देता है, ऐसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मैं समझाऊंगा। प्रमाणित कर देता है जो स्पेशली परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का नाम आ जाता है, क्योंकि बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे प्रॉपर टच में रहता हूं मैं। प्रमाणित कर देता है। इस व्यवस्था के आने से रिफंड की समस्या का समाधान हो गया है। रिफंड की समस्या का समाधान हुआ है या हो गया, समाधान हुआ है। देखिए, सुनिए ध्यान से। लिखने पे बहुत ध्यान नहीं देना है, सुनने पे ध्यान देना है साथियों। तो ये तो लिखाया इसलिए जाता है कि नोट्स आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसको आप सुनिए ध्यान से। जैसे LIC का IPO आया तो उसमें तिथि होती है कि अमुक तिथि तक आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग श्रेणियां या कैटेगरीज होती हैं, उसमें टिक लगाना होता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। 2 लाख तक का निवेश करने वालों जो होते हैं, निवेश करने वाले लोग, वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कई कैटेगरी होती है। बात क्लियर हुई? अब वो क्या है क्या नहीं, उसमें उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरता है और कंपनी जो बताती है उतना पैसा जमा करके आवेदन करता है। और ये आवेदन जो है रिक्वेस्ट, वो लॉट में करना होता है। कंपनी लॉट का मतलब बताती है कि एक लॉट का मतलब 5 शेयर या 10 शेयर है। मान लीजिए कि आप 50 शेयर लेते हैं, तो आप 5 लॉट के लिए आवेदन पत्र में फिल करेंगे, ठीक है, और बैंक अकाउंट सारा कुछ डिटेल दे देंगे, और जो अमाउंट वो मांग रही है उसको आप जमा करवा देंगे। जब सारे आवेदन चले जाते हैं, अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है, तो कंपनी इक्विटी का आवंटन करती है। अब मान लीजिए कि किसी श्रेणी में जितने शेयर उपलब्ध हैं उससे 5 गुना ज्यादा आवेदन आ गए, तो कंपनी 5 शेयर मांगने वाले को क्या करेगी? 1 शेयर देगी। 50 शेयर मांगने वाले को 10 शेयर देगी। भाई ज्यादा आवेदन आया है ना, जबकि पैसा तो मान लीजिए कि 50 शेयर का जमा है, तो 10 का काट कर, अगर आपने 50 शेयर का पैसा जमा किया है और आपको मिल रहे हैं 10 ही शेयर, तो 10 का काट कर आपको 40 का पैसा लौटा देना चाहिए। लेकिन क्या होता था कि कई कंपनियां टाइम पर पैसा नहीं लौटाती थी, इससे निवेशक परेशान हो जाता है। बात क्लियर हुई? भाई कोई पैसा आप किसी को उधार दे दें और आपको जरूरत पड़े जो है, तो फिर आप ही आपको अपने ही पैसे ना मिल पाए, तो इससे परेशानी हो जाएगी ना। फिर अगली बार उसको आप नहीं देंगे पैसे, या देंगे तो फिर कतराएंगे, सोचेंगे कि अवॉइड ही कर दें, ना ही दें तभी बेहतर है, क्योंकि पुराना अनुभव जो है वो आपका कड़वाहट भरा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है साथियों, कि जब उसको पैसा नहीं मिलता है तो अगली बार वो निवेश करने से कतराता है। भाई ऑब्वियस सी बात है।
और फिर इसमें कंपनीज को ही समस्या होती है अल्टीमेटली, क्योंकि धन मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमने इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया। इसमें कंपनी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सिंडिकेट बैंक होता है, टेक्निकल नाम है, उसमें पैसा हम लोग जमा कर देते हैं और बैंक उस राशि को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि आपने कैटेगरी में आवेदन किया है। फिर आपको बचा हुआ पैसा बैंक के माध्यम से वापस मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगली चीज देखते हैं, एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर ये क्या है, देखते हैं इसको। ऐसा निवेशक, ऐसा निवेशक जो आईपीओ या एफपीओ में ली गई इक्विटी, इक्विटी क्यों है भाई, ये जी नहीं समझना है स्मॉल जी, ग्रेविटी, इक्विटी को लिस्टिंग की तिथि से, इक्विटी को लिस्टिंग की तिथि से एक महीने की अवधि में नहीं बेच सकता, अवधि में नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता, एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। एंकर इन्वेस्टर कहलाता है। देखिए साथियों, नाम ही है एंकर इन्वेस्टर। क्या नाम है? एंकर इन्वेस्टर। एंकर का क्या मतलब होता है? एंकर का मतलब होता है बांधना। जो टीवी के प्रोग्रामर होते हैं उनको एंकर क्यों कहते हैं? हम कहते हैं कि ना ये एंकरिंग कर रहा है, तो वो लोगों को बांधता है बेसिकली। जैसे वो एक्सपर्ट्स को बुलाएगा और तमाम प्रश्न पूछेगा, तो जब वो एक एक्सपर्ट बोलना शुरू करेगा, अब उसको लगता है कि वो बोले ही जा रहा है, तो एंकर कहता है कि सर मैं आपके पास फिर आऊंगा, अब मैं रामलाल जी से जो है उनके विचार जानना चाहूंगा। फिर जब वो देखता है कि रामलाल जी ज्यादा बोल रहे हैं, तो उनको रोक कर कहता है कि सर मैं अब थोड़ा गुप्ता जी से उनके विचार जान लूं। तो इस तरीके से वो लोगों को बांध कर रखता है। टीचर्स भी जो है कभी कभी एंकर्स की भूमिका में आ जाते हैं। जब कभी बच्चे गैर जरूरी ऊट पटांग सवाल पूछते हैं तो उनको रोक देते हैं, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं। और एंकर का एक अर्थ होता है साथियों जहाज को भी बांधना, ठीक है, बांधना, तो उसको बांध दिया जाता है। मान लीजिए कि कहीं जहाज जा रहा है, अब वो रास्ते में बड़ा तूफान वगैरह आ गया, तो उसको फिर बांध दिया जाता है ताकि सुबह उसको ढूंढना ना पड़े। तो ये एंकर के अर्थ होते हैं साथियों। इसी तरीके से जो एंकर बंध गया, बात क्लियर हुई, जो एंकर बंध गया, सॉरी, इस तरीके से जो इन्वेस्टर बंध गया उसको क्या कहा जाएगा? एंकर इन्वेस्टर कहा जाएगा। ये प्रक्रिया हमने 2010 के आसपास शुरू की। इसमें क्या होता है कि लिस्टिंग कैसे होती है? जैसे कंपनी ने आईपीओ निकाला और लोगों ने उसमें आवेदन किया, आईपीओ क्लोज हो गया, शेयर आवंटित हो गए, उसके बाद उनका नाम लिखाया जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में नाम लिखवाएंगे तो ही उसमें लेन देन होगा। शेयर मार्केट में नाम लिखाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं साथियों? लिस्टिंग कहते हैं। और जब लिस्टिंग होती है तो एक बड़ा सा घंटा होता है, उसको बजाया जाता है। जैसे ही घंटा बजता है व्यापार खुल जाता है, लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन व्यापार करने में लग जाते हैं। ये जो निवेशक होते हैं ये 1 महीने से पहले नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ये बंधे हुए होते हैं। ये प्रक्रिया या कैटेगरी हमने इसलिए शुरुआत की क्योंकि कभी कभी जब लिस्टिंग होती है ना साथियों, तो उसी दिन ही ज्यादा लोग उसे बेचना चाहते हैं। वो निवेशक नहीं होते हैं, इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वो लाभ उठाने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लाभ सब कोई लेना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ कि रिलायंस पावर का शेयर आया मार्केट में, इतनी ज्यादा सेल हुई साथियों, इतनी ज्यादा सेल हुई कि लोगों ने आईपीओ में उसे 450 रुपए का खरीदा और वो लिस्टिंग के दिन ही 100 रुपए का भी नहीं रहा, इतना रेट उसका नीचे गिर गया। इसी से सबक लेकर हमारी सरकार ने ये कैटेगरी शुरू की, लेकिन ये ऑप्शनल है, जो बनना चाहे बन सकता है। उसको कंपनी क्या करती है कि थोड़ा कम रेट पर शेयर दे देती है, क्योंकि वो समझौता कर रहा है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा।
तो आज के अंक में इतना ही साथियों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।